नमस्कार दोस्तों, कुरुक्षेत्र क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकाल का जो इतिहास था वो अपना कंप्लीट हुआ है। अभी आर्मी के एग्जाम के अंदर जहाँ से बहुत इंपॉर्टेंटली प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको दिख रहा होगा इधर आधुनिक जो भारत का इतिहास है उससे संबंधित। और जो आपको पहला ही प्रश्न ये स्क्रीन पर दिखा है, कई बार डिफेंसिव सेक्टर एग्जाम के अंदर ये पूछा जा चुका है। तो देखिएगा आप, पहला प्रश्न क्या है कि पुर्तगाली नाविक जो वास्को डिगामा था वो भारत कब आया था। हालांकि हमें 5वीं 6वीं से ये चीज पढ़ाई जाती है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था, ठीक है। तो देखिएगा आप, भारत में आने वाली जो विदेशी कंपनियां थी व्यापार करने के लिए ना, उनकी एक छोटी सी ट्रिक है PDA-DFS। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत के अंदर कौन कौन सी कंपनियां व्यापार करने के लिए आई थी। तो देखिएगा आप, इस पी से तो होगा पुर्तगाली, पी से क्या होगा पुर्तगाली, यानी कि सबसे पहले कौन आए थे पुर्तगाली। डी से क्या होगा डच, यानी कि 2 नंबर पे कौन आए डच आए। ए से क्या हो जाएगा अंग्रेज, अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी। तो तीसरे नंबर पे कौन आए थे अंग्रेज आए थे। ये जो डी है इससे होगा डेनमार्क, यानी कि जो चौथा कंट्री थी इंडिया के अंदर व्यापार करने के लिए वो डेनमार्क थे। एफ से होगा फ्रांसिस और एस से होगा स्पेनिश, स्पेन वाले। तो आप ये मोटा मोटा ध्यान रखना कि भारत के अंदर जो व्यापारिक कंपनियां व्यापार करने के लिए आई थी। अब अधिकतर क्या होता है कि इनकी जो एक डेट है वो भी पूछ ली जाती, कौन से साल में आए थे ये। तो पुर्तगाली हमें पता है वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी और ये कब आया था 1498 ईस्वी में। डच कब आया था, या डच कब आए थे 1596 में। देखो इसे याद कैसे करना है कि 1498 में आपको 98 जोड़ देना है, ठीक है। तो 1498 में जब 100 जोड़ते हैं तो 1598 होते हैं, तो 98 जोड़ेंगे तो 1596। उसके बाद में मस्ट इंपोर्टेंट कि अंग्रेज भारत कब आए थे, तो सन 1600 ईस्वी के अंदर। डेनमार्क की कब आए तो 1612 ईस्वी में। यहां तक आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या पूछा गया कि पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत कब आए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1498, ठीक है। यहां देखो 1596 में कौन आए थे, दूसरे नंबर पे डच आए थे। 1600 ईस्वी में कौन आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अंग्रेज आए थे। और 1612 ईस्वी है उसमें अपने कौन आए थे, तो डेनमार्क के आए थे, ठीक है। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी राजदूत कौन था। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के अंदर व्यापार की परमिशन चाहिए थी। अब उस टाइम हिंदुस्तान पे मुगलों का राज था, तो एक राजा जब दूसरे राजा के दरबार में किसी व्यक्ति को भेजता है तो उसे बताओ हम क्या कहते हैं, राजदूत कहा जाता है। अंग्रेजी में जैसे एम्बेसडर बोलते हैं। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी राजदूत कौन था। देखिएगा आप, यहां से एक नॉर्मल सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि अपने हिंदुस्तान के इस टाइम जो राजा थे वो थे जहांगीर। भारत के राजा कौन थे, जहांगीर। और ब्रिटेन के जो सम्राट थे उनका नाम था जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने जहांगीर के दरबार के अंदर व्यापार की परमिशन लेने के लिए सबसे जो पहले भेजा था वो भेजा था कैप्टन हॉकिंस को। यानी कि भारत के अंदर आने वाला जो पहला राजदूत था, अंग्रेजी राजदूत, वो कौन था, कैप्टन हॉकिंस था। दोस्तों कैप्टन हॉकिंस जो है वो 1608 में भारत आता है और 1609 में ये जहांगीर से मुलाकात करता है आगरा में। यानी कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर से कहाँ मिलता है, आगरा के अंदर। आगरा के अंदर आते ही क्या मांगेगा, व्यापार की अनुमति। लेकिन जहांगीर जो है वो कैप्टन हॉकिंस को मना कर देता है कि मैं आपको भारत में व्यापार करने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। और ये जो कैप्टन हॉकिंस था, अब ध्यान रखना, केबीसी के अंदर 7 करोड़ रुपए का प्रश्न पूछा गया था कि कैप्टन हॉकिंस जो है वो कौन सा जहाजी बेड़ा लेके आया था, यानी कौन सी जहाज के अंदर आया था। तो उस जहाज का नाम बताओ क्या था, हेक्टर। कौन सी जहाज थी, हेक्टर। लेकिन अंग्रेज हार मानने वाले थे नहीं, उन्होंने तो व्यापार की अनुमति चाहिए थी भारत के अंदर। इसलिए उन्होंने अपना जो दूसरा राजदूत है वो ध्यान रखना सर टॉमस रो स्मिथ के रूप में भेजा, सर टॉमस रो स्मिथ के रूप में। और ये जो आया था दोस्तों, ये जो दूसरा राजदूत आया था वो 1615 में इंडिया आया था और जहांगीर से मिलता है 1616 में। उस समय जहांगीर अजमेर आया हुआ था मेवाड़ रियासत को अधीन करने के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों ने जहांगीर की कमजोरी को पता लगा लिया था कि जहांगीर की कमजोरी क्या है।
तो जहांगीर की कमजोरी ये थी कि जब जहांगीर और नूरजहां का ब्रेकअप हुआ था तो इसे कुछ नशे पत्ते की लत लग गई थी, जैसे अफीम खाता था, शराब पीता था। तो जो ब्रिटेन के राजा थे जेम्स प्रथम, वो सर स्मिथ के साथ में इसके विदेशी शराब बेचते हैं और वो जहांगीर को अच्छी लगती है और देखते देखते जहांगीर एक दो बोतल पी जाता है और फिर स्मिथ जो है अपना सर टॉमस रो स्मिथ जो है वो रिक्वेस्ट करता है कि साहब हमें भारत में व्यापार की अनुमति दो, और जहांगीर कहता है कि ठीक है, मैं तुझे बड़े व्यापार की अनुमति दे नहीं सकता, लेकिन छोटे मोटे व्यापार की परमिशन दे देता हूँ। तो स्मिथ ने कहा साहब मैं समझा नहीं, छोटे मोटे व्यापार का मतलब क्या? तो बोले ये कोई चौपट चापटी के उधर जो है छोटा मोटा पानी पतासे का ठेला लगा लेना, है ना। तो स्मिथ ने जो है वो किसकी अनुमति दी थी? अंशतः व्यापार की, इसको परमिशन मिल गई थी। तो आप ध्यान रखना ये दो आए थे, कैप्टन हॉकिंस और सर स्मिथ। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी राजदूत जो है वो कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कौन सा जहाजी बेड़ा लेके आया था? हेक्टर। ध्यान रखना आप, केबीसी के अंदर 7 करोड़ रुपए का प्रश्न पूछा गया था ये। और इसमें देखो आपको एक जो नाम दिख रहा है फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था। भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली जो गवर्नर है वो कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा, इसका पूरा नाम है। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आई थी सन 1600 ईस्वी के अंदर, ये भी आर्मी में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? 1600 ईस्वी में। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो ये एक ओनली व्यापारिक कंपनी थी, इसका टारगेट जो है वो सिर्फ बिजनेस करना था। लेकिन यहाँ की कंडीशन देख के इनका जो मन है वो राजनीति के अंदर भी एंटर करने का हो गया, और व्यापारिक कंपनी के साथ साथ ये राजनीतिक कंपनी भी बनना चाहती थी, यानी कि राजनीति में भी इन्वॉल्व होना है। और उसके लिए क्या चाहिए? किसी क्षेत्र पर राज चाहिए। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले बंगाल को अपने अधिकार में लाने की योजना बनाई। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली डच आ गए थे, 3 नंबर पे अंग्रेज आए थे, लेकिन फिर भी भारत पर अच्छे से राज करके कौन गए? अंग्रेज। क्यों? क्योंकि जो भारत नाम का ताला था उसकी चाबी कहां थी? बंगाल में। और वो किनको मिल गई? अंग्रेजों को। बंगाल में इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे, एक तो प्लासी का युद्ध 1757 और एक जो लड़ा था वो बक्सर का युद्ध था। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। प्लासी का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था? 1757 में। और बक्सर का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया? 1764 के अंदर। और इन दोनों युद्धों में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापारी कंपनी के साथ साथ क्या बन जाएगी? एक राजनीतिक कंपनी बन जाएगी। आप इसमें थोड़ा और ध्यान रखना, आपसे पूछ ले। देखो इसका आंसर तो ये हो ही गया 1757 कि प्लासी का जो युद्ध है वो किन किन के मध्य लड़ा गया। तो दिखती सी बात है, एक तरफ तो बंगाल का नवाब होगा और एक तरफ अपना जो है अंग्रेज अधिकारी होंगे। ठीक है, तो देखिएगा इधर बंगाल का नवाब था इस टाइम सिराजुद्दौला। ये भी पूछा जा सकता है सिराजुद्दौला वर्सेज इस टाइम जो अपने भारत के या सॉरी बंगाल के जो गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। क्योंकि स्टार्टिंग में जो गवर्नर बनते थे वो ओनली बंगाल के बनते थे, भारत के नहीं बनते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध। और अभी मैंने आपको बताया था 1764 में कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का। तो बक्सर का युद्ध भी आप ध्यान रखना किस किस के बीच में हुआ था। तो बंगाल के एक नवाब थे जिनका नाम था मीर कासिम वर्सेज ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व है वो हेक्टर मुनरो करता है, हेक्टर मुनरो। तो ये कुछ एक चीजें आपको ध्यान रखनी। आगे वाले प्रश्न, अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति किसने दी? अभी बताया था मैंने आपको कि भारत में अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति किसने दी? जहांगीर ने दी थी। कब दी थी? 1616 में दी थी। कहां दी थी? अजमेर के अंदर दी थी। लेकिन वो अंशतः व्यापार था, छोटा मोटा। अकबर ने बिल्कुल नहीं दी थी। लेकिन आपसे एक प्रश्न पूछ ले कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत किस राजा के काल में? देन अकबर होगा, क्योंकि अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 है। 1556 से 1605। और ईस्ट इंडिया कंपनी कब आ गई थी? 1600 के अंदर। औरंगजेब तो मरे नहीं दे सकता। और कौन बच गया? ये फर्रुख शेर। आप ध्यान रखना, जो फर्रुख शेर है इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी, फ्री पॉकेट के अंदर। मतलब कि जो है छोटे मोटे व्यापार की अनुमति तो जहांगीर ने दी, और फुल
फ्री फोगट में व्यापार करने की अनुमति किसने दे दी? फर्रुखसियर ने। उसका भी एक रीजन बताया जाता है कि फर्रुखसियर और उसकी बेटी बीमार हो जाते हैं। लॉर्ड हैमिल्टन की अध्यक्षता में एक आयोग आता है इंडिया और चिकित्सकों का, और वो फर्रुखसियर और उसकी बेटी का सकुशल इलाज कर देता है। तो अंग्रेजों ने फर्रुखसियर और उसकी बेटी को जीवन दान दिया था, इसलिए बोगेम्बो खुश हुआ और बोगेम्बो ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार की मुक्त अनुमति दे दी थी। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? अभी मैंने आपको बताया, आपको 2-3 चीजें जो है इसमें क्लियर करनी है। अंग्रेज जो आए थे पहले कहां आए थे? बंगाल के अंदर, ध्यान रखना। तो एक तो क्या होगा? बंगाल का गवर्नर होगा। फिर क्या हुआ कि इन्होंने बंगाल का जो गवर्नर है उसकी जगह क्या कर दिया था? गवर्नर जनरल कर दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाद में जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसे क्या कर दिया था? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया था। ध्यान रखना, बंगाल के गवर्नर जनरल को कहां का गवर्नर जनरल बना दिया था? भारत का, क्योंकि जब तक अंग्रेजों को पूरे भारत पर अधिकार हो गया। और बाद में जो ये गवर्नर जनरल की पोस्ट है उसे वायसराय की पोस्ट कर दिया गया था, वायसराय। तो ये कुछ एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इन्हें देखते हैं कि बंगाल को जो गवर्नर था, पहला गवर्नर, वो था दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। देखो ये रहा इधर सामने, अभी मैंने आपको बताया था कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के सामने कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग। ध्यान रखना आप, यानी कि बंगाल का जो गवर्नर है उसे गवर्नर से क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। है भी बंगाल का ही। तो बंगाल का पहला गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव, पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, और भारत का जो गवर्नर जनरल है वो था पहला लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ध्यान रखना आप, बहुत ही महत्वपूर्ण। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था और अब कहां का कर दिया? भारत का। ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, इन्हीं के प्रयासों से 1829 ईस्वी में भारत में सती प्रथा को बैन कर दिया था। तो एक तो अपने लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे और एक इनके साथ में जो है राजा राम मोहन राय थे। इन दोनों ने मिलके और संपूर्ण भारत के अंदर सती प्रथा को क्या कर दिया था? बैन कर दिया था। और भारत का अगर पहला वायसराय पूछा जाए, मतलब इस गवर्नर जनरल की पोस्ट को क्या बना दिया? वायसराय की पोस्ट। तो वो जो था वो कौन था? अपना लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। राज्य हड़प नीति या गोद निषेध प्रथा किस गवर्नर जनरल द्वारा लाई गई? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी भारत क्यों आती है? व्यापार करने के लिए। तो इन्हें जब पता चला यार राजा महाराजाओं का राज है, तो क्यों ना राजा महाराजाओं के राज्य हड़पे जाए। तो ब्रिटेन से दबाव आता है भारत के गवर्नर जनरल पे कि आप ऐसी कोई नीति लेके आइए जिससे कि राज्यों के राजाओं के जो रजवाड़े हैं उन्हें हड़पा जा सके। तो उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल है वो अपने लॉर्ड डलहौजी होते हैं। कौन होते हैं? लॉर्ड डलहौजी। 1848 से लेके 1856 तक। अब ये भी क्या करे बेचारा, इसने मीटिंग ली सभी कलेक्टर वगैरह, यार क्या करे यार ऐसा। तो सबने राय दी साहब भारत के अंदर जो राजा महाराजा होते हैं उनमें कई राजाओं के संतानें पैदा नहीं होती, तो वो कई बार से अडप्ट करते हैं और अपना पूरा साम्राज्य उस दत्तक पुत्र को दे देते हैं। तो डलहौजी ने कहा ये बात, यही काम हम करेंगे। लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि सुन लो सारे भारत के राजाओं, अब अगर किसी के संतान पैदा नहीं हुई तो वो किसी दूसरे राज्य से गोद नहीं ले सकता। तो गोद नहीं ले सकता, इसलिए इस प्रथा का नाम बताओ क्या हो गया? गोद निषेध प्रथा। और अगर गोद ही नहीं लेगा तो फिर राजा का वो राज्य किसके पास जाएगा? ब्रिटिश साम्राज्य के पास, यानी कि वो राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में हड़प लिया जाएगा। तो इसका नाम राज्य हड़प नीति या गोद निषेध प्रथा था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाई गई थी। और आप ध्यान रखना, मैं आपको पूरा तो बताऊंगा नहीं, इसकी एक ट्रिक है, अपने आर्मी में इतना ही ध्यान रखना है। सज बहू जाना है अवध, सज बहू जाना है अवध। तो सबसे पहले जिस राज्य को हड़पा गया था से आपको याद रखना, सतारा महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। और सबसे लास्ट में जो है वो किसको हड़पा गया था? अवध को। हालांकि अवध के जो राजा थे वो बड़े टैलेंटेड थे, सब टाबर टिंगर, सब मौज पानी थे, लेकिन फिर भी इनका जो प्रशासन कुशासन का आरोप लगा के हड़प दिया गया। अंग्रेजों को हड़पना था कैसे भी करके, तो हड़प लिया। जैसे पुलिस वाले कभी गाड़ी पकड़ लेते हैं, अपने पास सब कुछ ओके रहे, फिर भी उनके जरिए ना चालान काटना, वो किसी का भी काट देंगे।
तो ऐसे ही था, अंग्रेजों को हड़पना था, हड़प लिया, तो लॉर्ड डलहौजी। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। बंग भंग किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? ये बंग भंग है किस गवर्नर जनरल के? तो बंग भंग का मतलब क्या है कि बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो पहली बात तो ये कि बंग भंग हुआ कब, ध्यान रखना आपको, 1905 ईस्वी में हुआ था। और इस समय जो अपने भारत के गवर्नर जनरल थे वो अपने कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और इसी के हम यूं कह सकते हैं कि ठीक एक साल बाद, बंग भंग के ठीक एक साल बाद 1906 ईस्वी में अपने यहाँ ढाका, और ढाका जो है अभी कहां पड़ता है? बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। तो इसके अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ध्यान रखना आप, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आर्मी के अंदर पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो कब हुई? 1906 में, और कहां हुई? ढाका के अंदर हुई। तो आगे चलिएगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल है, आपको पता होना चाहिए कि जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी अपने भारत में अंग्रेजों के समय, इसी पोस्ट को अभी राष्ट्रपति की पोस्ट बना दिया गया। तो भारत का जो गवर्नर जनरल है ना, उसकी जो पोस्ट है वो अभी किसके समान है? राष्ट्रपति के समान। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछा है। भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल है दोस्तों, वो सी राजगोपालाचारी था। अगर आपको यही पूछ ले कि भारत का अंतिम अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था, देन आपको माउंट बेंटन करना है, क्योंकि भारत स्वतंत्र होने के बाद में भी माउंट बेंटन थे, और माउंट बेंटन चले गए थे, फिर गवर्नर जनरल जो है या वायसराय सी राजगोपालाचारी बन गए थे। तो भारत के अंतिम तो ये हुए सी राजगोपालाचारी, और भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंट बेटन कर ले। आगे चलिएगा, सिख धर्म में कितने गुरु हुए? दोस्तों अपने भारत में कई सारे धर्म हुए। कहा जाता है कि भारत जो है वो विचित्र संस्कृति वाला देश है, और इतनी संस्कृतियों को सजाए हुए है, इतने धर्म यहाँ है, अलग अलग प्रकार की भाषाएं यहाँ पे। तो कई सारे धर्म हुए थे। एक अपना धर्म हुआ था सिख धर्म। कौन सा धर्म? सिख। सिख धर्म के अंदर जो कुल गुरु है उनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। कितने हैं? 10। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सिख धर्म का जो पहला गुरु था वो अपने गुरु नानक थे, गुरु नानक थे। और सिख धर्म में बाद में 4 नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि सिख धर्म के चौथे जो गुरु थे वो गुरु रामदास थे। सिख धर्म के जो 5वें गुरु है वो गुरु अर्जुन देव थे। 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। और फिर आपको ध्यान रखना 10वां, तो 10वें गुरु थे सिख धर्म के, हम जानते ही हैं सब, गुरु गोविंद सिंह। 10वें जो गुरु है वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। तो कुल गुरु कितने हुए? 10 हुए। ये हिसाब से पूछ लिया जा सकता है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, खालसा पंथ की जो स्थापना है वो सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। ठीक है, आप ऐसे ध्यान रखना कि 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। उसके बाद गुरु बनने की जो परंपरा है वो खल्लास हो गई। खल्लास, खालसा पंथ, हमें से कनेक्ट करना है। आगे चलिएगा, सिख धर्म की भाषा में जो लिपि है वो कौन सी है? तो आपको बतानी है भाषा व, सिख धर्म की भाषा व, यहाँ पे आएगा कि सिख धर्म की भाषा और लिपि कौन सी है। तो देखो, इधर पंजाबी आई तो इधर देवनागरी, गलत हो गया। इधर हिंदी आई, इधर देवनागरी आ गई, ये भी गलत। हमें पंजाबी पूछा गया है। हाँ बिल्कुल, सिख धर्म की भाषा भी पंजाबी है, और इधर पंजाबी भाषा की लिपि भी कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। यूएनओ की स्थापना कब हुई? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है हर एग्जाम के लिए। यूएनओ, हिंदी के अंदर इसे कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो यूएनओ की स्थापना हुई कब? वो आपको इसमें दिख ही रहा होगा, 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ की स्थापना क्यों हुई? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें जो जीते हुए देश थे उन्होंने अपना एक संगठन बनाया था। हालांकि इस संगठन को बनाने की जो प्रयास है वो पहले विश्व युद्ध के बाद में स्टार्ट हो गए थे। 1929 के अंदर एक राष्ट्र संघ बना था, ओनली राष्ट्र संघ, फेल हो गया था वो। बाद में इसे संयुक्त राष्ट्र संघ कर दिया गया 24 अक्टूबर 1945।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूएनओ में आपको और क्या क्या जानना है। स्थापना हमने पढ़ लिया कि यूएनओ के अंदर जो सदस्य है वो कितने होते हैं। तो आप ध्यान रखना इसके अंदर जो कुल सदस्य है वो 193 193 सदस्य हैं अभी तक। और इसमें सदस्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं स्थायी सदस्य और एक होते हैं अस्थायी सदस्य। स्थायी सदस्यों की संख्या है दोस्तों 5 और अस्थायी सदस्यों की संख्या है 10। अपना जो इंडिया है वो कौन सा यूएनओ का सदस्य है, अस्थायी। टोटल कितने हैं 193। और जो 193वां है, ये प्रश्न भी आता है कि यूएनओ का जो अंतिम सदस्य है 193वां वो कौन सा है। तो आपको बताना है दक्षिणी सूडान। कौन सा है, दक्षिणी सूडान है। और यूएनओ के जो है वो आप ध्यान रखना, इसमें जो अध्यक्ष होते हैं उनको क्या कहा जाता है, महासचिव कहा जाता है। और यूएनओ को जो अभी महासचिव है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। पुर्तगाल के हैं ये, एंटोनियो गुटेरस। तो बस ये कुछ इंपोर्टेंट बात है यूएनओ की, ये ध्यान रखनी है हमें। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, महासचिव एंटोनियो गुटेरस, कुल सदस्य संख्या 193, 193वां दक्षिणी सूडान है, स्थायी सदस्य 5 है और अस्थायी कितने 10 है। और आपसे पूछ ले कि बताओ यूएनओ का जो है मुख्यालय कहाँ है, यूएनओ का मुख्यालय। तो आपको ध्यान रखना है यूएनओ का जो मुख्यालय है वो उत्तरी अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर है। उत्तरी अमेरिका में कहाँ है, न्यूयॉर्क में। आगे चलिएगा, अगला प्रश्न जो है, हाँ देखो ये पूछ लेगा कि यूएनओ की जो कुल सदस्य संख्या है वो कितनी है। तो यूएनओ की जो कुल सदस्य संख्या है वो हमने अभी पढ़ा था, यहाँ मिस्टेक हो गई, 193 193। 5 जो है वो क्या है, यूएनओ के स्थायी सदस्य है। 10 जो है वो क्या है, ये यूएनओ के अस्थायी सदस्य है। टोटल कितने हैं 193। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। यूएनओ के अंग कितने हैं, आप ध्यान रखना यूएनओ को चलाने के लिए जो इसकी कार्यपालिका, न्यायपालिका वगैरह, तो टोटल अंगों की संख्या कितनी है, 6 है। अगले प्रश्न की ओर, किस सिख गुरु ने अमृतसर स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों जो अपने गुरु अर्जुन देव थे उन्होंने, यहां पे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर अमृतसर स्वर्ण टेम्पल की बात चले तो इसकी नींव जो है, यानी कि निर्माण मंदिर की जो नींव है वो तो गुरु रामदास ने रखी थी। और इसको पूरा किसने करवाया, यानी कि पूर्ण किसने करवाया, तो गुरु अर्जुन देव थे। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि गुरु अर्जुन देव जो है, इसे मुगल बादशाह जहांगीर ने, प्रश्न आता है कि जहांगीर ने किस या कौन से सिख गुरु को जो है वो फांसी की सजा दी थी। तो आप ध्यान रखना जहांगीर ने इन्हें फांसी की सजा दी थी। किसे, गुरु अर्जुन देव को सजा दी थी। क्यों दी थी, उसका एक रीजन है कि अपना जो जहांगीर था, इनका एक बेटा था जिसका नाम था खुसरो। जहांगीर के बेटे का नाम था खुसरो। और जो ये खुसरो है वो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है, क्योंकि अकबर की डेथ हुई और अकबर की डेथ के बाद जहांगीर तो खुद ही 45-50 के टच होने वाला था एज में। खुसरो इसका बेटा है वो भी 20-25 साल का था। तो खुसरो ने भी कहा कि पापा अब क्या करोगे, आप तो वैसे ही बूढ़े हो, डायरेक्ट राजा मैं ही बन जाता। खुसरो ने कहा रुक अभी बताता हूँ। ये अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करके भाग जाता है। जहांगीर साहब कहता है कि अगर मेरे विद्रोही पुत्र को किसी ने शरण दी तो अच्छा नहीं होगा। खुसरो अर्जुन देव के पास चला जाता है, अर्जुन देव इसे शरण देते हैं। जब जहांगीर को पता लगता है तो जहांगीर जो है वो अर्जुन देव को फांसी की सजा सुना देता है। तो दोस्तों ये अपनी जो मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज है वो इस प्रकार चलती रहेगी। काफी अच्छे से प्रश्न है, लगभग हम 100-150 प्रश्न जो है वो क्लियर करेंगे। और यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कांग्रेस वगैरह, महात्मा गांधी, है ना। ओके, थैंक यू।